नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल पे जहां मैं सिर्फ और सिर्फ अलौकिक और भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ जो भी बताऊंगा वो या तो मेरे साथ घटी सत्य घटनाओं पर आधारित होंगी या फिर वो कहानियाँ जो मैंने खुद लिखा है। यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ नहीं मिलेंगी जो कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या किसी वेबसाइट से लिया गया हो। यहाँ बताई गई सारी घटनाएं और कहानियाँ मेरे खुद के लिखे गए संग्रह से ही लिए गए हैं। आज मैं दार्जिलिंग की घटना का तीसरा और आखिरी अध्याय आपके समक्ष रखूंगा। आपने अगर इस कहानी का पहला और दूसरा अध्याय नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तीसरे अध्याय को सुनने से पहले कृपया पहला और दूसरा अध्याय सुन लें, नहीं तो आपको घटना समझ में नहीं आए। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। मैं ब्रेकफास्ट करके ऊपर अपने कमरे में चला गया और कुछ डेढ़ 2 घंटे बाद मुझे गार्डन से फावड़ा चलाने की आवाज आई, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। मैंने खिड़की खोल के देखा तो बादशाह गार्डन के कोने में जाके फावड़े से मिट्टी खोद रहा था। मैंने आवाज लगाई, बादशाह भैया क्या कर रहे हो? बादशाह ने कहा, वो सड़क पे कुत्ता गाड़ी से कुचला गया है, उसे कब्र दे रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी देखना है, पर बादशाह ने रोक लिया। कहा नहीं बाबा, आप ये सब मत देखो, वरना साहिब सुनेंगे तो मुझे डांटेंगे। आप अंदर ही रहो। मैं खिड़की बंद करके वापस बेड पे आके किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद पिताजी आ गए। उन्होंने जल्दी से नहाया धोया, हमने एक साथ लंच किया और फिर पिताजी वापस ऑफिस के लिए रवाना हो गए। बच्चा वापस अपने काम में मशगूल हो गया और मैं अपने कमरे में आ गया। मैं फिर से बोर फील करने लगा। देखते देखते शाम हो गई। करीब 4 बजे पिताजी वापस आ गए। हमने फिर से कुछ वक्त लॉन में बिताया और फिर 6 बजे वापस बंगलो के अंदर आ गए। पिताजी ड्राइंग रूम के सोफे में बैठे अपनी शर्ट के जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और कुछ लिखने लगे। मैं उनके बगल में बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगा। 7:30 बजे के करीब बादशाह किचन से बाहर आके कहा, साहिब खाना रेडी है, आपको जब डिनर करना है बता देना, मैं सर्व कर दूंगा। पिताजी ने कहा फिर 9 बजे के करीब हम खाना खा के अपने कमरे में चले गए। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मैं अकेला नहीं था बल्कि पिताजी मेरे साथ सोने वाले थे। कमरे में घुसते ही मुझे कल का ही नजारा वापस देखने को मिला। खिड़की फिर से खुली हुई थी, कमरा फिर से फ्रिज बन गया था। पिताजी ने जल्दी से खिड़की बंद की और हम दोनों सोने चले गए। यूं तो मैं और मेरे पिताजी एक ही कमरे में थे, पर 2 अलग अलग बेड पे सोए थे, क्योंकि बेड पे सिर्फ एक ही आदमी के सोने की जगह। मुझे नींद आ रही थी। मैंने हल्के से आवाज लगाई, पिताजी आप सो गए क्या? जब कोई जवाब नहीं मिला मैं समझ गया कि पिताजी सो गए। मैं आंखें बंद करके पड़ा रहा और 20-25 मिनट बाद मुझे भी नींद आ गई। मेरी नींद टूटी और दोबारा मैंने महसूस किया वही अनुभूति जो मैंने पिछले रात को अनुभव किया था। खिड़की खुली हुई थी और रूम बेहद ठंडा हो रखा था। मैं उठ के जाके खिड़की बंद करके वापस पलटने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बैठने के लिए कुर्सी खींचा। मैं कुछ पल के लिए जम सा गया और फिर भाग के वापस अपने बेड पे चढ़ गया। मैं पिताजी को जगा के ये सब बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझ पे भड़क जाते। मैं खुद को वापस कंबल में ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा, पर अचानक से मेरे कानों में किसी के कुछ बोलने का आवाज आया। आवाज बहुत ही ज्यादा कर्कश था। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की। आवाज किसी आदमी का था, लेकिन इतना ज्यादा कठोर था, ज्यादा देर उसे सुना नहीं जा सकता था, और यही आवाज बार बार मुझे सुनाई दे रहा था। मैंने दोनों हाथों से अपने कान कस के बंद कर लिए। कुछ पलों के बाद मैंने हल्के से कानों से अपने दोनों हाथ हटाए। आवाज बंद हो चुकी थी और पूरा रूम एक अजीब सी इत्र की खुशबू से भर चुका था। ऐसी खुशबू मुझे अक्सर कब्रिस्तान के बाहर लगे इत्र की दुकानों से मिलती थी। ये वही खुशबू थी जो पहले दिन मुझे अपने कमरे के अंदर उस बंद दरवाजे से आ रही थी। अब ये खुशबू इतनी तेज हो गई थी, लग रहा था मानो किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया हो। उस खुशबू में एक अजीब सी मदहोशी थी। जैसे जैसे उसकी महक मेरे नाक तक आ रही थी, मेरी पलकें भारी होती जा रही थी। बहुत सुकून मिल रहा था।
दिमाग धीरे धीरे सुन पड़ता गया और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह वापस बदशा की आवाज से मेरा नींद टूटा। उठ के देखा बेड पे पिताजी नहीं थे। मैं बेड से उतरा, महसूस हुआ कि पूरे बदन में दर्द सा हो रहा है। पिछली रात का वाकया अब मेरे दिमाग से हट चुका था। मैं हाथ मुंह धो के नीचे गया, देखा मेरा ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा था। मैं ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। मैंने बदशाह को पूछा, पिताजी कहाँ हैं? बदशाह ने बोला, वो तो 8 बजे ऑफिस के लिए निकल गए बाबा। मैंने घड़ी में देखा 8:45 बजे थे। मैं ब्रेकफास्ट खत्म करके वापस अपने कमरे में चला गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने यहाँ आके एक गलती कर ली थी। मैं थोड़ा डिप्रेस सा हो गया था। मुझे लग रहा था कि मैं पिताजी के साथ मॉल रोड पे जाऊंगा, मेरिक पे बोट राइड करूंगा, थोड़ा घूमूंगा इधर उधर, बट मैं पूरा दिन इस बंगलों में ही कैद रह गया। अब मुझे किताब पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि कब वापस घर लौटूंगा। ये सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। पिताजी ने आके मुझे जगाया, कहा, दिन के टाइम पर पड़े सो क्यों रहा? मैं जल्दी से उठ गया। फिर हर रोज की तरह हम दोनों ने लंच किए। पिताजी फिर ऑफिस चले गए। फिर शाम शाम को लौटे। हमने कुछ देर लॉन पे वक्त बिताया, रात का खाना वाना खाया और फिर सोने चले गए। लेकिन आज मैं पिछले दिन की तरह खुश नहीं था, क्योंकि पिछले दिन के अनुभव से मैं इतना तो समझ गया था कि पिताजी मेरे साथ सोए या ना सोए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमरे में घुसते ही वही चीज देखने को मिला जो हर रोज देखने को मिलता। खिड़की खुली हुई थी और हवा तेजी से अंदर आ रही थी। पिताजी वापस खिड़की को बंद करते हुए बोले, ये हर बार खिड़की खोल कौन देता है? मैं बिना कोई जवाब दिए सीधा अपने बेड पे चला गया। पिताजी ने सारी मोमबत्तियां बुझा दी और आके अपने बेड पे सो गए। कुछ 1 घंटे बाद मुझे ठंड लगने लगी। मैं समझ गया था खिड़की वापस खुल गई है, लेकिन इस बार बिस्तर से उठकर उसे बंद करने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। मैंने बेड पर लेटे लेटे ही पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी, पिताजी। मेरे पिताजी, जो कि फर्श पर अगर एक पिन भी गिरे तो उसकी आवाज से जाग जाते हैं, उस दिन मेरी आवाज उनके कानों तक जा ही नहीं रही थी। वो इत्मीनान से सो रहे थे। मैं और जोर से चीखने ही वाला था कि वापस वही आवाज मेरे कानों तक आई, मैंने जल्दी से अपनी आंख और कान बंद कर दिए। अब फिर से वो आवाज आना बंद हो गई, लेकिन कमरे में वही इत्र की महक आने लगी। मैंने धीरे से आंख खोला और कान से हाथ हटाया। अब जो मैंने देखा वो आज भी याद करता हूं तो दिल दहल जाता है। मैंने देखा वो जो मेरे कमरे के अंदर दूसरा बंद दरवाजा था खुला। कोई बाहर आया और दरवाजे को बंद करके कमरे से बाहर जाने लगा। अंधेरा इतना था कि सिवाय एक आकृति के मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं इतना भयभीत और अचंभित हो गया था कि बिना पल के झपकाए मेरी नजर उस दरवाजे पर ही टिकी रही जिस दरवाजे से वो बाहर गया था। एक आवाज से मेरी पल के झपकी जो उसी दरवाजे की तरफ से आया। मैंने सुना, अंतिम रात हो। मुझसे और सहा नहीं गया और मैं जोर से चिल्ला उठा। अब मेरे पिताजी जाग गए। तुरंत भाग के मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? कोई सपना देखा क्या? ये बोलते ही उनकी नजर तुरंत खिड़की पर गई। ये खिड़की किसने खोला? तूने? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। पिताजी ने वापस बोला, क्या सांप सूंघ गया क्या? मैंने बोला, नहीं, मैं डर गया था। पिताजी हंसकर बोले, तुझे लड़का नहीं लड़की होना चाहिए था। चल सो जा जल्दी। पिताजी ने मुझे एक गिलास पानी दिया और वापस बेड पर जाने ही वाले थे कि बदशाह टॉर्च लेके दौड़ते हुए ऊपर आया। क्या हुआ साहिब? पिताजी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा डर गया था, कभी अपनी माँ से इतनी दूर रहा नहीं ना। बदशाह ने हंसते हुए कहा, सो जाओ बाबा, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम सब तो है यहाँ, सो जाओ। गुड नाइट साहिब कहते हुए बदशाह नीचे चला गया। मैं भी सो गया। सुबह आंख खुली तो मेरा तन बदन दर्द के मारे टूट रहा था। सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में बदशाह कमरे में दाखिल हुआ, पानी का जग लेके। उसने कहा, आपको तेज बुखार आया है बाबा, लेटे रहो।
सुबह डॉक्टर आया था, बोला आपकी तबीयत नाजुक है, आपको सही ट्रीटमेंट और देखभाल की ज़रूरत है। साहिब का अपने काम से आपके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए साहिब आपको स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे हैं। आज शाम को एक बेड खाली हो रहा है वहाँ। पिताजी भी हॉस्पिटल सुपर से परमिशन लेके ऑफिस के बाद हॉस्पिटल में ही आके सोते थे। बीच में बदसा मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आया। कुछ देर बात करने के बाद मैंने पूछा, बदसा भैया एक बात बताओगे? बदसा ने कहा, क्या? मैंने पूछा, ये लाई नुमति देओ, इसका मतलब क्या है? कुछ देर सोचने के बाद बदसा ने हंसते हुए जवाब दिया, लाई नुमति देओ नहीं बाबा, लाई अनुमति देओ, नेपाली भाषा है, मतलब मुझे परमिशन दो। लेकिन आपने कहां से सीखा? मैंने उसका जवाब दिए बगैर पूछा, और यदि इमरो अंतिम रातो। ये सुनते ही बदसा के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने कहा, यदि इमरो अंतिम रातो नहीं, शायद आप जो कह रहे हैं उसका मतलब यो तिमरो अंतिम रात होगा, मतलब ये तुम्हारी आखिरी रात है। लेकिन ये सब आपको कौन सिखा रहा है? मैंने सारी घटना बदसा को संक्षेप में बताया। बदसा का चेहरा देख के लग रहा था कि उसने मेरी बात पे यकीन कर लिया था। उस दिन बदसा कुछ और देर इधर उधर की बातें करने के बाद चला गया। उसके अगले दिन, जिस दिन मैं डिस्चार्ज होने वाला था, बदसा फिर से आया और मुझे एक फूल देके कहा कि बाबा इसे आप अपने पास ही रखना जब तक कि ना आप अपने घर पहुंचो। मैं समझ गया। मैंने बदसा से और कोई सवाल नहीं की। 2 दिन बाद पिताजी का यहाँ का काम खत्म हो गया और हम वापस अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही मैंने बदसा को चिट्ठी लिख के अपने सही सलामत घर पहुंचने का संदेश दे दिया। पिताजी तो उसके 2 दिन बाद एक दूसरे असाइनमेंट के लिए दोबारा निकल पड़े, पर मुझे ठीक होने में लगभग 1.5 महीने लग गए। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं ठीक हो गया। दोस्तों, आज की कहानी का तीसरा और आखिरी भाग यही तक था। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो दोबारा इस चैनल पर जरूर आइएगा, और इस तरह की भयावह घटनाओं का अनुभव लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, शुभ रात्रि।